हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों का प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम है, अब केवल 2 दिन बचे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन 2 दिनों में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें रिवाइज़ कर लें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो याद रखना है, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि धारावाहक तार कैसा होता है, तो रिमेंबर दैट, तो याद रखना है आप लोगों को कि धारावाहक तार जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ना तो वो धनात्मक आवेशित होता है, ना ही ऋणात्मक आवेशित होता है। वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और कोई पूछे कि क्यों न्यूट्रल होता है, तो याद रखना है इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इस वजह से वह क्या होता है? न्यूट्रल होता है। देखिए, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिए, तारों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो संयोजन कहलाती है। देखिए, संयोजन जो है वो बेसिकली वह प्रक्रिया है जिसमें एक तार को दूसरे तार से जोड़ा जाता है। तारों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। देखिए, जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि तारों को जोड़ने के लिए 2 विधि प्रयोग में आती हैं। फर्स्ट है समांतर क्रम में और सेकंड है श्रेणी क्रम में। पर इसका फ़ॉर्मूला भी दे दिया जाता है और आप लोगों को बोला जाता है कि कौन सा फ़ॉर्मूला सही है। तो याद रखिए, समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो ये फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है? और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। ये दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका द्योतक है? तो याद रखिएगा, जो प्रतिरोध रंग कोड होता है उसमें जो चौथा बैंड होता है वो सहायता स्तर का जो है वो प्रतीक होता है या द्योतक होता है। आगे देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आज का एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। लिखा है, प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काट दिया गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो मैंने ये अभी जस्ट पढ़ाया, उसी फॉर्मूले से आप लोग निकाल लेंगे R/n²। आगे देखिए, लिखा है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब विद्युत धारा से आग लग जाती है तो फिर वहाँ पर पानी नहीं डाला जाता है। ठीक है, क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। आगे देखिए, सामान्य जल विद्युत धारा का सुचालक है, इसलिए यदि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाएगा तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लगने से मौत हो सकती है। इलेक्ट्रोक्यूशन का क्या मतलब होता है? बिजली का झटका लगने से होने वाली मौत, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। क्या बोलते हैं? फिर से रिपीट कर लीजिए, इलेक्ट्रोक्यूशन। आगे देखिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, कौन सी प्रयुक्त धातु है? कॉपर। ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। आगे देखिए, तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिससे कि ऊंचे भवनों में आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। आप लोगों को पता है, जब भवन निर्माण होता है तो जनरली आप लोगों ने ऊपर में इस तरीके का देखा होगा, उसे बोलते हैं तड़ित चालक। सामान्यतः अत्यधिक सुचालक धातु जैसे कि कॉपर का जो प्रयोग है वो तड़ित चालक के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? तो रिमेंबर दैट, सीआरटी जो है यानी कैथोड किरण नलिका जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है गैस प्लाज्मा। इसके अलावा अगर हिस्सा है पूछते तो फॉस्फर प्रपट होता, छाया आक्षद होता और इलेक्ट्रॉन गन होता। आगे देखिए, पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पीएन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करता है? बताइए, वह किस रूप में कार्य करता है? तो रिमेंबर दैट, वह किस रूप में कार्य करता है? दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, दिष्टकारी। आगे देखिए, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो याद रखिएगा कि जो एक तार है उसके प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है इसमें से? देखिए, सबसे पहले तो यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तार का जो प्रतिरोध है वो तार की सामग्री पर भी निर्भर करता है कि वह कौन से धातु से बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लंबाई का भी इम्पैक्ट पड़ता है तार के प्रतिरोध पर। अगर तार की लंबाई अधिक होगी तो वहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध क्या होगा?
कम होगा, इस बात को याद रखना है। फिर देखिए यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है, यह बात जो है वो बिल्कुल गलत है। तो यानी कि ऊपर में गलत कथन पूछा था, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये भी याद रखना है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जाता है तो प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ये कुछ मामूली मतलब कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, क्या पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा? पता लगाया जाता है धारा पता लगाया जाता है। आगे देखिए डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करता है बताइए? डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। यह एक ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटेटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की जो कुंडली होती है और चुंबकीय क्षेत्र, उन दोनों का जो यूज़ है, उन दोनों का बेसिकली यूज़ करके क्या करते हैं, यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। याद रखिएगा डायनेमो जो है वो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का ही एक दूसरा नाम है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डायनेमो किसे परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो बहुलमापी का जो प्रयोग है वो धारा वोल्टता प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बहुलमापी या मल्टीमीटर ऐसा उपकरण है जो कई भौमिक राशियों प्रायः धारा वोल्टता प्रतिरोध आदि को मापने के उपयोग में आता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए लिखा है सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जो सौर कोशिकाएं हैं वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आगे देखिए एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं आरएमएस मान, ऑप्शन नंबर बी आरएमएस मान। इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब भी एसी परिपथ जो होता है उसमें जनरली क्या होते हैं, धारा का आरएमएस मान को मापा जाता है जो कि होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आगे देखिए विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा ये हो जाता है एमीटर। देखिए मैंने बताया कि जो विद्युत धारा होता है उसका मापन जो है वो एमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। किससे किया जाता है, एमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। इससे किसी भी परिपथ की धारा मापने के लिए इसे परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि संपूर्ण धारा जो है वो एमीटर से होकर प्रवाहित हो सके और इस प्रकार परिपथ में निकटतम शुद्धता तक धारा का जो है वो मापन किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, वैद्युत आवेश का SI एकक क्या है, बताइए वैद्युत आवेश का SI एकक क्या है, तो याद रखिएगा कूलाम, क्या है कूलाम। देखिए लिखा है विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम है, क्या है कूलाम। आगे देखिए बैटरी का आविष्कार किसने किया है, तो आप लोगों को पता होगा वोल्टा ने किया है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो बैटरी होते हैं वो वोल्टास के आते हैं ना, बिल्कुल इसी नाम से लिया गया है वो वोल्टा। देखिए लिखा है 1799 ईस्वी में
एलेजांड्रो वोल्टा ने सर्वप्रथम बैटरी का आविष्कार किया था। इसे वोल्टी या सेल के नाम से जाना जाता है। और देखिए क्या लिखा है कि इसमें दो भिन्न भिन्न धात्विक प्लेटें एक रासायनिक विलयन से भरे पात्र में डूबी रहती है तथा इनसे ऊपरी सिरे बाहर निकले रहते हैं। इन प्लेटों को इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, जिनमें एक पर प्लस वोल्टता तथा दूसरे पर माइनस वोल्टता होती है। लिखा है धन प्लेट और ऋण प्लेट। धन प्लेट और ऋण प्लेट को तार द्वारा जोड़ने पर बाह्य परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो होने लगता है। आगे देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। क्या होती है? विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। किसी भी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है, यह जूल पर सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। कब? तो दिष्टकारी धारा। याद रखिएगा, यानी कि दिष्टकारी धारा जो है वह बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी के द्वारा। सॉरी, दिष्टकारी लिखा है, दिष्टकारी के द्वारा। दिष्टकारी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार देखिएगा दिष्टकारी नहीं लिखा रहेगा, रेक्टिफायर को ही देवनागरी में लिख देगा। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? तो यह हो जाता है प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का जो प्रयोग है वह करके प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि इन तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे देखिए बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए ये प्रयुक्त साधन है। इसे क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटर। देखिए क्या लिखा है। रेगुलेटर जो होता है वो परिवर्ती प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य करता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर परिपथ में क्या हो जाती है? धारा घट जाती है, जिससे पंखे की गति भी क्या होता है? घट जाती है। याद रखिएगा, प्रतिरोध घटाने पर इसके विपरीत क्रिया होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका बेसिकली क्रोड वाला जो पार्ट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नर्म लोहा। क्या इम्पॉर्टेंट होता है? नर्म लोहा। आगे देखिए परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए। किसके लिए? एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? टंगस्टन से। ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। देखिए क्या लिखा है। रासायनिक तत्वों में कार्बन के पश्चात टंगस्टन का गलनांक ही सर्वाधिक होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। फिलामेंट को कांच के बल्ब के अंदर इसीलिए रखा जाता है ताकि जो अति तप्त फिलामेंट है उस तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन ना पहुंच जाए और इस तरह क्रिया करके फिलामेंट को कमजोर ना कर सके। इस वजह से क्या होता है? टंगस्टन का यूज किया जाता है। आगे देखिए बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में ऑर्गन भरा होता है। रिमेंबर दैट कि बिजली का जो बल्ब है उसमें कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन 93% तक भरी होती है। कितनी परसेंट तक? 93% तक भरी होती है। साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है, लगभग 7%। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेशियो भी आप लोग याद रख लेंगे।
आगे देखिए एक फ्यूज़ की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? जो फ्यूज़ तार होता है वो उच्च प्रतिरोधकता का होता है और न्यूनतम गलनांक का होता है। इस बात को याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक। देखिए जो फ्यूज़ तार होता है बेसिकली उसमें उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक होना चाहिए। फ्यूज़ तार का जो यूज़ है वो विद्युत परिपथ के लघुपतित यानी शॉर्ट सर्किटेड होने की दशा में होता है ताकि परिपथ में आग लगने से बचाया जा सके। परिपथ के लघु परिपतित होने पर परिपथ से उच्च धारा प्रवाहित होती है और फ्यूज़ का जो तार है, फ्यूज़ तार का प्रतिरोध यदि अधिक होगा तथा गलनांक न्यूनतम होगा तो शीघ्रता से गर्म होकर यह पिघल जाएगा और परिपथ कट जाने से धारा प्रवाह तुरंत रुक जाएगा। मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी। देखिए यहाँ लिखा है वैद्युत रासायनिक सेल और गैल्वेनिक सेल ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक क्रियाओं से विद्युत धारा का निर्माण होता है अथवा ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इन युक्तियों का निर्माण एल गैल्वेनी तथा ए वोल्टा ने वर्ष 1976 में किया था। बैटरी मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1.5 वोल्ट की शुष्क बैटरी विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। आगे देखिए वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश को भंडारित करने वाला जो उपकरण है वह संधारित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा जो है वो संचित की जा सकती है। आगे देखिए हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? तो इसे बोलते हैं धारिता। इसे क्या बोलते हैं? धारिता। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। देखिए ये लिखा है यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? बताइए। तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा तभी जो है किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित कर सकते हैं। इस टाइम पे क्या होगी? एनोड से विद्युत धारा निकल कर वो चम्मच की ओर जाएगी। आगे देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी भी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध जो है वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। आगे देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटेगा तथा चालकता बढ़ेगी। अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव जो है वो चालकों के विपरीत होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। यह पूर्ण रूप से कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। आगे देखिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर बनाने के लिए। किसके लिए किया जाता है? विद्युत मोटर बनाने के लिए। देखिए लिखा है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। आगे देखिए विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? चुंबकीकरण। ऑप्शन नंबर ए चुंबकीकरण।
देखिए क्या लिखा हुआ है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को चुंबकीकरण तकनीक से पृथक किया जा सकता है क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है जो कि आकर्षित होता है, जो कि किसकी ओर आकर्षित होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और अतः जब किसी चुंबक को विषमांग मिश्रण के पास लाया जाता है तो लोहे की कतरन जो है वो मिश्रण में से निकलकर चुंबक पर चिपक जाता है। आगे देखिए, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है, तो समांतर लाइनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, रासायनिक प्रदूषण को या फिर रेडियो सक्रिय प्रदूषक को, जल प्रदूषक को, वायु प्रदूषक को। तो याद रखिएगा, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को न्यू लगे होंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को नहीं आता होगा उसको नोट कर लेंगे कॉपी में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।